1 मार्च 2025 वार्ता की इच्छा। 10 मई 2025 सीज फायर की मांग। अप्रैल 2025 वार्ता की मांग। 15 अगस्त 2025 हथियार बंद संघर्ष विराम। 16-17 सितंबर 2025 1 माह सीज फायर की मांग। इस तरीके से करीब 1 दर्जन अलग अलग पत्रों के जरिए नक्सलियों ने युद्ध विराम की मांग अलग अलग समय में की है। एक ओर जहां लगातार मुठभेड़ और फोर्स के बढ़ते दबाव नक्सलियों की नाक में नकेल कस चुके हैं, तो वहीं दूसरी ओर लगातार टॉप लीडर्स की मौत ने नक्सलियों की कमर तोड़ दी है। ऐसे में अब जैसे जैसे फोर्स का दबाव बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे नक्सली पीछे हटते जा रहे हैं। स्थिति यह है कि अब जंगल छोड़कर शहरों की ओर नक्सलियों को भागते छुपते देखा जा रहा है। इन सब के बीच नक्सली वार्ता के नाम पर कुछ दिन समय काटना चाहते हैं, लेकिन नक्सलियों की मांग को एक बार फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ठुकरा दिया है और इस बार साफ कर दिया है कि हथियारबंद नक्सलियों से कोई बातचीत नहीं होगी। उनके पास समर्पण के अलावा कोई रास्ता नहीं है। जो हथियार छोड़कर सरेंडर होकर आना चाहते हैं, उनके लिए रेड कारपेट है। आइए भाई, आपका स्वागत है। आप मार्ग भूले हुए हमारे ही लोग हो। और सबसे अच्छा ल्यूकरेटिव सरेंडर पॉलिसी विजय जी बैठे हैं, छत्तीसगढ़ सरकार ने बनाया है, भारत सरकार ने बनाया है। सबका स्वागत है। हथियार छोड़ दीजिए। आए, आज भी मैं कहता हूं, हम किसी को मारना नहीं चाहते, मगर आप हथियार में लेकर निर्दोष आदिवासियों को मारना चाहते हैं, तो मेरी सरकार का धर्म है इनको बचाना और आपका सामना। इधर नक्सलियों की शांति वार्ता की अपील को खारिज करने के बाद एक बात तय है कि मार्च 2026 के लक्ष्य को पाने के लिए बारिश के बाद फोर्स और बड़ा अभियान चलाएगी। ऐसे में इस अभियान की सफलता और नक्सलियों के मारे जाने के दावों पर कांग्रेस को हमेशा की तरह संदेह है। वार्ता की पहल को खारिज करने के मुद्दे को कांग्रेस अलग सियासी नजरिए से देखती है और इसलिए एक बार फिर भाजपा सरकार उसके निशाने पर है। अब क्या है, बयान बदलने में दोनों दिल्ली के दोनों बड़े नेता माहिर हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी हमारे छत्तीसगढ़ में, साल में एकाध बड़ी घटनाओं को छोड़कर घटनाएं पूरी तरह से कम हुई। मेन रोड जो आने जाने को क्लियर नहीं था, वो कांग्रेस की सरकार ने क्लियर किया। आज तो गृह मंत्री वही जिरम घाटी में रात को भी आते और रील बनाते। ये देखो, मैं रात को आ रहा हूं जिरम घाटी से। इसको तो धन्यवाद कांग्रेस की सरकार को देना चाहिए। इधर नक्सलियों के प्रति केंद्र का कड़ा रुख और सियासी खींचतान के बीच कांग्रेस का पक्ष छत्तीसगढ़ सरकार के लिए नई चुनौती खड़ा कर रहा है। इसलिए गृह मंत्री विजय शर्मा नक्सली वार्ता और समर्पण को लेकर एक सधा हुआ बयान देते हैं। उनका कहना है कि नक्सली अगर समर्पण करते हैं तो रेड कारपेट बिछाकर वो उनका स्वागत करेंगे। भी नक्सलियों ने अभी पत्र लिखा है जिनका भाव ऐसा है कि वर्तमान में बस्तर में खून खराबा बंद होना चाहिए। जो लोग जिनके मन में भाव है उनसे मैं बिल्कुल ये कहना चाहता हूँ, जितने भी नक्सली अभी हैं, वो सोनू हैं, देवा हैं या सतीश हैं, उन सब से मेरा ये कहना है कि समय कम है, आप आगे बढ़ें। सरकार लाल कालीन बिछा करके आपका स्वागत करने तैयार है। फिलहाल नक्सल मोर्चे में अब तक के इतिहास की सबसे बड़ी सफलता की ओर बढ़ रही केंद्र और राज्य सरकारों ने करीब 300 से अधिक नक्सलियों को मार गिराया है। वहीं समर्पण करने वाले नक्सलियों की संख्या 1700 हो गई है। ऐसे में पूरे देश में नक्सलियों का रेड कॉरिडोर केवल बस्तर के कुछ इलाकों में सिमट कर रह गया है, जहां से भी नक्सली अब रुखसती की ओर हैं और इसलिए अब उनकी वार्ता की पहल को भी ठुकराकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अंतिम लड़ाई का ऐलान कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। नमस्कार, मैं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है उस नक्सल नीति पर जिसने अब एक स्पष्ट रेखा खींच दी है, जिस लक्ष्मण रेखा को अगर नक्सली पार करेंगे तो उन्हें मौत के घाट उतरना होगा।
हम बात कर रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान की जिसमें उन्होंने साफ कर दिया है कि समर्पण करो या फिर मरो। वार्ता की बात अब रद्दी की टोकरी में जा चुकी है। अगर हथियार आपके हाथ में है तो आपसे बात नहीं होगी, आपसे बात करेगी तो हमारी फोर्स की गोलियां। ऐसे में क्या होने जा रहा है छत्तीसगढ़ में, और जो लक्ष्य रखा गया है नक्सलवाद के खात्मे का, उसे वो कितने जल्दी हासिल कर पाएगी, इन सब मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि अमित शाह का करो या मरो का जो नारा है ये कितना सफल हो पाएगा, इसका कितना असर नक्सलवाद पर हमें देखने को मिलेगा। इस चर्चा को शुरू करते हैं, उससे पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं इस पूरे मामले में बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे स्टूडियो में तौकीर रजा जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं रवि गवलानी जी, बहुत स्वागत है आपका। और इस पूरे मामले को हम एक अलग नज़रिए से भी देखने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए हम नक्सल मामलों के एक्सपर्ट और बस्तर को करीब से समझने वाले शुभ्रांशु चौधरी जी से जुड़ेंगे, उनका भी बहुत स्वागत है। तो तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, बयान हमने सुना दिए हैं, मतलब साफ है, करो या मरो, यानी समर्पण करो या फिर मरो। इस पूरे बयान के मायने क्या है, आने वाले दिनों में असर क्या होने वाला है, बीजेपी से पहले शुरुआत करते हैं, उनसे समझते हैं कि भाई शांति वार्ता की बात तो सरकार ने शुरू की थी तौकीर जी, और उसके बाद पहला पत्र आया शांति वार्ता के लिए नक्सली तैयार हैं, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, 8 पत्र 9 पत्र आ चुके हैं। अब शांति वार्ता करने के लिए आप लोग तैयार नहीं हैं, तो जब शांति वार्ता करनी ही नहीं थी तो फिर आप लोग ने क्यों कहा कि हम बातचीत से भी इस मामले को सुलझाना चाहते हैं? आपको, आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए साहब, एक पुराना शेर से मैं शुरुआत करना चाहूँगा कि गुलशनी अगर सजाना हो तो ज़मीनों को ठीक से परख लेना, हर ज़मीन की फितरत में वफादारी नहीं होती। तो ये तो दिखता है कि किस प्रकार से वो पत्र लिखते रहे, लेकिन दूसरी तरफ से वो गोलीबारी करके हमारे पर हमला करते रहे और उसके बदले में हमारे जवानों ने उन्हें बिल्कुल जो गोली से जिस प्रकार से भूना है और जिस प्रकार से आज सफाया होता चला जा रहा है, तो ये अपने आप में उपलब्धि, ये हमारी सरकार की उपलब्धि है। ये बताती है कि मात्र 20 महीनों में इस सरकार ने 466 नक्सली एक तरफा मार गिराए हैं। 1787 जो है नक्सलियों ने सरेंडर किया है और जो है 1727 नक्सली जो है गिरफ्तार हुए हैं। तो ये उपलब्धि है मात्र 20 महीने की सरकार में, और ये दिखाता है कि किस प्रकार से वो भाग रहे हैं। और भागते हुए अब बोलते हैं ना, जब गीदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है, उसी प्रकार से ये गीदड़ जो है भागते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि ये गीदड़ थे, ये छुप के हमला करते थे। हमारे लोगों ने 60 के दशक के बाद से जो आज तक, अगर आपने देखेंगे जो विभत्स इन्होंने फैलाई थी, जो हत्या इन्होंने की थी, हत्याएं हमारे लोगों ने जो एक दम झेला है, हमारे जवानों ने, हमारे लोगों ने, हमारी नागरिकों ने भी जो इसकी जो कुर्बानियां दी हैं, वो आज तक भुलाई नहीं जा सकती। साहब, मैं तो बोलता हूं, ट्रैवल की बात करते हैं, हमारे अभी आपके कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष जी बयान दे रहे थे कि केंद्र के 2 नेता बोलते कुछ और करते, अरे भाई साहब, बोलते कुछ आप थे, करते कुछ आप थे। आप ही के समय में अगर इतना ही था, 60 के दशक से निकला हुआ ये नासूर है। आपने कभी कोई एक टारगेट फिक्स किया क्या? ये तो हमारी सरकार की उपलब्धि। साहब, आपने ट्रैवल की बात हमेशा की, लेकिन ट्रैवल के लिए कभी, ट्रैवल विक्टिम के लिए कभी कोई काम किया? बता मिलाकर हम ये जानना चाह रहे हैं, बातचीत क्यों नहीं, आखिर ये लाइन क्यों खींचनी पड़ी? देखिए साहब, एक समय होता है, हमने बहुत समय दे दिया कि बातचीत करो, सिर्फ लेटर लिखते थे, उसके बाद वो हरकत करते थे। हम उसको लेटर को जब तक जांचे उसके पहले वो घटना कर देते। जब बात करने का मामला जब आता है तो दोनों तरफ से गोलियां नहीं चलना चाहिए, दोनों तरफ से कहीं ना कहीं जो है पॉलिसी के लिए आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन वो जो इनके लेटर में हमेशा हमने कहा, जब ये लेटर लेके हम जांच करते हैं, बताते हैं, जब तक जांच करें उतनी देर में ये घटनाएं दूसरी करते, तो बोलते थे कि हमारे गुट ने नहीं किया, दूसरे गुट ने किया, हम उस गुट का समर्थन नहीं करते। तो इसका मतलब यह है कि नक्सलवाद में भी गुटबाजी हावी हो गई। तो यह बताता है कि हमारी सरकार ने बिल्कुल इच्छा शक्ति, नीति और नियत का मामला है। हमने जो नीति और जिस इच्छा शक्ति से हमारी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने एक जो योजना बनाई थी, और माननीय गृह मंत्री विजय शर्मा जी ने जो अपनी उद्देश्य को, इस उनके उद्देश्य को सफल किया है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जिस प्रकार से ये गिदड़ भाग रहे हैं, आने वाले कुछ समय में, मैं तो पहले ही बोला था, फिर से बोलता हूं कि मार्च 2026 नहीं साहब, मुझे तो ये लगता है कि दिसंबर 2025 तक ये इनका समूल नष्ट हो जाएगा। या तो आप सरेंडर करिए या मरने के लिए तैयार है। ठीक है, नए साल के पहले ही खत्म करने का दावा कर रही है बीजेपी। कांग्रेस का पक्ष भी ले लेते हैं रवि जी। ये तो अच्छी बात है, हमारा छत्तीसगढ़ नक्सलवाद से मुक्त होने जा रहा है,
और इस संबंध में अलग अलग कदम, अलग अलग पहल किए भी जा रहे हैं। कांग्रेस को इसमें क्या दिखाई देता है? क्यों कांग्रेस हर बार ऐसा शो करती है? एक तरीके से उनके स्टैंड में डार्कनेस दिखाई देती है, एक तरफ व्हाइट या ब्लैक की ओर क्यों नहीं आती है? बीच में क्यों खड़ी दिखाई देती है कांग्रेस? मोहन जी, कहाँ डार्कनेस है, कहाँ बीच में है, मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूं। कांग्रेस का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। हमारे प्रदेश के साथ साथ देश में नक्सलवाद खत्म होना चाहिए, इसमें तो कोई किंतु परंतु है ही नहीं। यहाँ बात यह आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी क्लियर नहीं है। कभी ये कहते हैं बातचीत करेंगे, कभी ये कहते हैं गोली से मारेंगे, कभी ये कहते हैं हम विकास देंगे, कभी ये कहते हैं डेडलाइन देंगे। फिर ये डेडलाइन देते हैं तो वहां पे नक्सली गतिविधियां बढ़ जाती है। कंफ्यूजन तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर है, पहली बात। दूसरी बात, हमारे देश के गृह मंत्री जी, इनके स्वर क्यों बदल जाते हैं बार बार, ये समझ में नहीं आता है। पहले कुछ कहते हैं, बाद में कुछ कहते हैं। जब प्रदेश में सरकार हमारी कांग्रेस की थी और गृह मंत्री जी आते थे तो ये कहते थे कि समर्थन मिल रहा है, सब चीजें हैं। आज सरकार बदल गई है तो स्वर बदल गए हैं। तो कंफ्यूजन की स्टेज में तो भारतीय जनता पार्टी है। क्या स्टैंड है कांग्रेस का? क्या स्टैंड है कांग्रेस? क्या चाहती है कांग्रेस? प्रदेश में नक्सलवाद खत्म कराना चाहती है, इसमें कोई सेकंड थॉट ही नहीं है, इसमें तो कहीं कोई बात नहीं है। हमारी जब सरकार थी भूपेश बघेल जी की, तब भी हमने काम किया। हमने जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे भाई बहनों को मुख्य धारा में लाने का कोशिश किया। गतिविधियां आप देखिए, नक्सल गतिविधियां कम हो गई, तो हमने प्रयास किए थे। और भारतीय जनता पार्टी ये भूल जाती है कि इन्हीं के कार्यकाल के समय में झीरम हमला हुआ था। ये भूल जाती है कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व नक्सलियों की भेंट चढ़ गया था। ये नाकामी भारतीय जनता पार्टी के समय में थी, कांग्रेस के समय में नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी के समय में चूक हुई थी कि इतना बड़ा जो है हादसा हो गया। अभी जो बीजेपी कह रही है, अमित शाह कह रहे हैं कि भाई हम तो बात करेंगे तभी जब समर्पण कर दोगे, हथियार छोड़ दोगे। इससे सहमत है ना आप लोग? देखिए, हमारे सहमत और ना सहमत होने से चीजें नहीं बनती है। अगर केंद्र सरकार और प्रदेश की सरकार हमसे हमारी कोई ओपिनियन मांगेगी तो हम अपनी राय देंगे। ये हमसे राय कहाँ ले रहे हैं? ये तो सीधे सीधे अपने फरमान जारी कर रहे हैं। अगर इनकी ये नीति है, ये इनके फरमान जारी करने का तरीका है, तो ये उसके ऊपर आगे बढ़े और जो रिजल्ट है उसको लेकर के आए। जब तक ये हमसे ऑफिशियली पूछेंगे नहीं, मोहन जी, मेरे हाँ या मेरे ना कह देने से चैनल में क्या होगा? ठीक है, ये ऑफिशियली पूछे तो समझ में आएगा ना। क्या ये जो अमित शाह जी कह रहे हैं कि भाई समर्पण के बिना बात नहीं होगी, करो या मरो का नारा दे दिया है, अब नक्सलियों के पास कोई विकल्प नहीं है, समर्पण ही करना पड़ेगा या फिर उन्हें मरना पड़ेगा, ऐसी स्थिति देख रहे हैं क्या? देखिए, नक्सलियों में दो फाड़ हुआ है, वो तो दिख रहा है। तो जिसका जिक्र आज विजय शर्मा जी ने नाम लेकर किया कि सोनू जो है, जिनका नाम वेणुगोपाल है, ऐसा लग रहा है कि जो छत्तीसगढ़ के जो लड़ाके हैं, बड़े बड़े लड़ाके, मतलब हिडमा का नाम आ रहा है, देवा का नाम आ रहा है, ये लोग सोनू के साथ सहमत हैं। यानी जो कि अस्त्र छोड़कर आत्मसमर्पण करने की बात कर रहे हैं। एक दूसरा धड़ा है जो कि तेलुगु नेताओं के, सोनू भी तेलंगाना से हैं, तेलुगु नेताओं के नेतृत्व में है। उसमें एर्रा जैसे बड़े आदिवासी नेताओं का और पीएलजीए जो इनका है, उनके साथ होने की बात आ रही है। ये लोग अस्त्र नहीं छोड़ना चाहते हैं। तो अब सरकार को तय करना है कि पूरे के साथ लड़ना है, या अगर आधे आपकी बात मान रहे हैं, अब ये आधे हैं या 2/3 हैं या 1/3 हैं, ये समझ अभी पूरी तरह से नहीं है। पर मेरी समझ जो है कि जो आपकी बात मान रहा है, जो आत्मसमर्पण अस्त्र छोड़कर करना चाहता है, उसको एनकरेज करना चाहिए। इसके बाद जो लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी, जो पीएलजीए और तेलुगु नेतृत्व है जो अस्त्र नहीं छोड़ना चाहता है, उसके साथ जो लड़ाई होगी उसमें आपको मदद होगी। ये धड़ा अगर हिडमा समर्पण कर देते हैं, उसका एक बहुत मॉरल इम्पैक्ट भी होगा फिजिकल के साथ साथ।
तो ये क्या दिख रहा है, संभव दिख रहा है, इसीलिए ये दबाव के लिए या कहें प्रेशर टैक्टिक्स है क्या इस तरीके के बयान? अब ये क्या कर रहे हैं ये तो समझ में नहीं आ रहा है, पर दिख तो स्पष्ट रहा है कि माओवादियों में दो फाड़ हुआ है। एक फाड़ जो मैं अपने आप को रिपीट ही कर रहा हूँ, सोनू के नेतृत्व, इसके साथ में हिडमा है, जो कि बहुत बड़ी बात है, जो कि हथियार के साथ में समर्पण करने को तैयार है। लेकिन जो बड़ी बात है वो ये कि पीएलजीए जो उनका सबसे बड़ा लड़ाका ग्रुप है वो इसके साथ नहीं है, वो तेलुगु नेतृत्व के साथ है, तेलंगाना कमेटी के साथ है, और वो सुकमा बीजापुर इलाके में है। तो जो डिवीजन हुआ है वो नारायणपुर का इलाका जो है वो आत्मसमर्पण करना चाहता है अस्त्र के साथ में, और सुकमा और बीजापुर का जो इलाका है वो आत्मसमर्पण बंदूक के साथ नहीं करना चाहता है, तो उनके साथ लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अब सरकार को ये तय करना है कि आपको आधे या 1/3 या 2/3 आपके साथ आ रहे हैं, उसको लेना है या फिर आप सारे के साथ ही लड़ना चाहेंगे। ठीक है। और तो अमित शाह जी के इस बयान को डीकोड करें तो ऐसा लग रहा है कि वो तो तैयार है उन लोगों के लिए जो कि हथियार छोड़कर आना चाहते हैं, रेड कॉरिडोर या कहें लाल कालीन बिछाकर वो स्वागत करने के लिए तैयार हैं। सुब्रांशु जी, अमित शाह के जो बयान है उसको डिकोड करें तो क्या समझ में आता है? अब कुछ तो है बीच में, अब क्या है पूरी जानकारी नहीं है। जैसे अभी जो दो नेताओं की हत्या हुई, जो दोनों सेंट्रल कमेटी के सदस्य थे, रामचंद्र रेड्डी और कोसा, ऐसी खबरें हैं कि ये लोग बातचीत करने के लिए, समर्पण के लिए रायपुर में आए थे। अब ये पूरी खबर सही है या पता नहीं। इसके पहले भी आपको जानकारी है कि जब कांग्रेस के जमाने में बातचीत की कोशिश हुई थी, तो जो बातचीत करने के लिए बाहर आए थे आजाद, उनको पुलिस ने मार दिया था। यहाँ पर भी यही बात समझ में आ रही कि ये जो दो लोग बातचीत की बात करने के लिए बाहर आए थे, उनको पुलिस ने रायपुर में पकड़ के मार दिया। ये खबर सही है या गलत पता नहीं। तो लाल कालीन बिछाने की बात हो तो रही है, लेकिन सच में क्या बिछाया जा रहा है या बीच में गड़बड़ है, इसकी समझ अभी हम लोगों को पूरी तरह नहीं है। ठीक है, तो लाल कालीन बिछाने की बात जरूर कही जा रही है, लेकिन लाल कालीन की जगह बारूद बिछाकर भी रखा गया हो सकता है, साजिश भी हो सकती है, कुछ चीजें अभी अंदर खाने में है। तो फिर जी ऐसे में विश्वास कैसे जमेगा? कहा जा रहा है कि भाई बातचीत करने के लिए जब उन लोग आते हैं तो उनको तो पकड़ लिया जाता है। ऐसे में आप लोगों का जो बार बार जो प्रस्ताव था वो एक तरीके से छद्म आवरण में छुपा हुआ लगता है, कहीं कोई पीछे कोई इसके अलग उद्देश्य तो नहीं है? देखिए, आज समर्पित 20 महीने में जो नक्सलियों ने किया है वो मैंने पहले बताया 1787 लोगों ने किया है। ये बताता है कि हमारी रीति और नीति छत्तीसगढ़ की आत्मसमर्पण वाली जो है वो बहुत ही अच्छी है करके हमारी ओर ये आकर्षित होता है। पहले इसके पहले तेलंगाना की भी नीति रही, तो कई लोग तेलंगाना पे भी जाके जो है सरेंडर किया, जिसकी जहां समझ में आ रहा कि हमारी नीति एकदम स्पष्ट है, आइए सरेंडर करिए, बुलेट छोड़िए, बैलेट पे विश्वास करिए। हम शुरू से बोलते हैं, और नहीं करेंगे तो आप बिल्कुल जो अगर गोली का जवाब गोली से देगा है तो एक ग्रुप चाहता है तो उसको तो कम से कम स्वीकार करना चाहिए। तो कर रहे हैं ना, देखिए बातचीत चल रही है, अगर वो बातचीत है तभी तो आत्मसमर्पण किए ना। आत्मसमर्पण इतने सारे नक्सली कैसे हुए वही तो मैं बता रहा हूं। और इतने नक्सलियों के हमने मारा भी है 466, जो आज तक का आंकड़ा है, मैं कल तक की बात नहीं कर रहा, आज तक का सुबह तक का आंकड़ा है, 466 नक्सली हमने मार गिरा है मात्र 20 महीने में। 60 महीने की सरकार में मात्र 219 नक्सली मारे थे कांग्रेस ने। बताइए, ये उपलब्धि है, ये बताते हैं अरे साहब हमने वही तो हमने उस पर चोट पहुंचाई है जो उन्हें पोषित करते थे, जो उन्हें जो है जो उनका ढाल बने हुए थे, या जो उनको जो है अर्बन नक्सल के जो है बना के अपनी गोद में डाल के रखे थे। हम उस पर भी कार्रवाई करते हुए, चाहे हमारे साइबर एक्सपर्ट हो, चाहे हमारी पुलिस की फोर्स हो, सिर्फ इस प्रकार से हम कार्य करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और इसी का नतीजा है कि आज रायपुर में या दूसरे शहरों में अगर नक्सली पकड़ा रहे हैं और उसके ऊपर ठोस कार्रवाई पहले हो रही है, तो ये हमारी पुलिस की बड़ी उपलब्धि है कि इस प्रकार से हम अर्बन में भी इनको घेर के छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि इनकी रीति नीति है कि अगर वहां नहीं तो हम यहां भागेंगे और यहां पर कोई ना कोई ऐसी घटना को अंजाम देंगे और यहां से जो है हथियारों को टुकड़ों में
लेके वहां भेजेंगे, वहां समेटने के बाद एक बड़ा हथियार बनाएंगे। तो वो चीज को हम लोग ने जो है जिस प्रकार से हमारी फोर्स ने पकड़ा है, उस प्रकार से अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। आप एक रेड कॉरिडोर की बात कर रहे थे, मैं इसमें भी एक पॉइंट दे दूं। देखिए साहब, रेड कारपेट और रेड कॉरिडोर का जमाना, रेड कारपेट हम बोल रहे हैं, रेड कॉरिडोर हुआ करता था साहब 1967 से निकला हुआ इन नासूर जो है, इन सभी जितनी जगह राज्यों में रहा, चाहे वहां से वो कलकत्ता से निकला, बंगाल से निकला, तो वहां भी कांग्रेस का उस टाइम 1967 में शासन था, बिहार में भी उनका शासन था, उस वहां से निकला उड़ीसा में, वहां भी कांग्रेस का शासन था, वहां से निकला आंध्र आया, वहां भी कांग्रेस शासन था, छत्तीसगढ़ और एमपी आया तो यहां, और महाराष्ट्र गया, यहां भी कांग्रेस का शासन रहा। आपकी सरकार ने कभी नहीं किया। अरे आपकी सरकार के मध्य प्रदेश के मंत्रियों को उन्होंने मार दिया, कभी आपने ठोस कार्रवाई नहीं करी। ये हमारी सरकार है। सियासी आरोप प्रत्यारोप से ज्यादा हम ये चाह रहे हैं कि आखिर इसमें हो क्या रहा है, एफर्ट कौन लगा रहा है और समस्या कैसे हल होगी। शुभ्रांशु जी, अब आप अगर कोई सुझाव देना चाहें, कैसे इस पूरे मसले में जो एक धुंध सी छा गई है उसे कैसे दूर किया जाए, या फिर जो चल रहा है चलने दें और नक्सलवाद को ख़त्म जो है वो मार्च तक हमें करने के लिए इंतजार करना पड़ेगा, ऐसा लगता है क्या? कुछ सलाह क्या है आपकी, सुझाव क्या है? देखिए, तो भाजपा शासन को सलाम तो करना पड़ेगा कि उन्होंने बहुत, जो उन्होंने आंकड़े भी दिए तौकीर भाई ने कि इतने लोगों को मारा है, इतने लोगों ने सरेंडर किया है। बट जो मैं बात कहना चाहूंगा कि जो सरेंडर किया है उसमें एक भी बड़े नेता ने सरेंडर नहीं किया, एक भी जिसको हम फर्स्ट जनरेशन लीडर कहते हैं वो सरेंडर किया है। जो गांव के कुछ लोगों ने सेकंड रैंक, थर्ड रैंक के लोगों ने सरेंडर किया है। आप जो लाल कालीन बिछाने की बात कर रहे हैं वो उतना क्रेडिबल नहीं है और क्रेडिबल बनने की जरूरत है, जिससे कि लोग हिंसा का रास्ता छोड़ना चाहते हैं उनको वो विश्वसनीय लगे ना। तो ठीक है, आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, बीजेपी ने कांग्रेस से ज्यादा अच्छा काम किया है, पर और बेहतर करने की जरूरत है। जैसे कि जो विस्थापित होकर आंध्र तेलंगाना में भागे हुए 50,000 लोग हैं, उनको वहां पे तो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, वहां पे कोई माओवादी नहीं है, उनको बीजेपी ने बिल्कुल छोड़ दिया है, उनके पुनर्वास के लिए कोई काम नहीं हो रहा है। इस तरह के थोड़े थोड़े काम किए जाए जिससे कि विश्वास लोगों में बढ़ेगा। लोगों को पकड़ पकड़ के मार दिया जा रहा है, उसकी बजाय उनको अगर अरेस्ट किया जाए, जैसे कल या परसों एक को पकड़ा है और उनको अरेस्ट किया है, तो ये ताकत देता है कि वो और लोग भी फिर जो बड़े नेता हैं, जैसे देवा की बात हुई, एर्रा की बात हुई, हिडमा की बात हुई, हिडमा और देवा अगर सरेंडर करना चाहते हैं, उसमें क्या भी कमी है ये मालूम नहीं है, तो सरकार को ये मालूम होगा, उस दिशा में और थोड़ा प्रयास करना चाहिए। यही ऐसे इनपुट है क्या, वो चाहते हैं क्या समर्पण करना? जी बिल्कुल, जो हम लोगों को इनपुट मिल रहा है वो ये है कि जो सोनू, जिसकी बात आज विजय शर्मा जी ने की और इसीलिए की होगी, सोनू के साथ हिडमा है और सोनू के साथ देवा है, ये नंबर 1 नंबर 2 है आदिवासी नेताओं में। एर्रा जो है वो तेलंगाना, वो नंबर 3 है, उनके साथ में है। तो अगर सोनू के साथ में, अस्त्र के साथ में हिडमा आत्मसमर्पण करते हैं, जिसकी बात सोनू कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, पत्रकारों से भी कर रहे हैं, तो वो उसको और फैसिलिटेट किया जाना चाहिए। उसमें क्या अड़चन है, क्यों वो नहीं हो रहा है, उस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। ये सुझाव हम लोगों का होगा। ठीक है, भरोसे का थोड़ा संकट है, इसे दूर करिए। तौकीर जी, आखिरी कमेंट्स आपका, एक आध मिनट बचा है, जल्दी करिए। बिल्कुल, देखिए हमने वही बताया कि रेड कॉरिडोर से हम रेड जो है कारपेट बिछा रहे हैं कि हम स्वागत कर रहे हैं। इसका मतलब ही यही कि हम स्वागत कर रहे हैं। आइए, बुलेट छोड़िए और विश्वास करिए हमारे ऊपर। आपको यकीन करना पड़ेगा, जब इतने लोगों ने किया तो आप कैसे करें? कुछ ऐसा आपकी ओर से पहल तो हो। नहीं, पहल हमारी जो सरेंडर की जो नीति है, पॉलिसी है, वही इतनी अच्छी है। इसके कारण से आज 1787 से ज्यादा लोगों ने सरेंडर कर दिया है, और साथ ही साथ हमने 9000 मकान जो है अपने आप उनके लिए बना के रखे हैं, जो इससे पीड़ित थे और जो सरेंडर करे और उसको हमारे मूलधारा में शामिल होना चाहते हैं, उनको भी अगर कहीं गरीबी रेखा से नीचे है तो हम उसके भी कहीं ना कहीं मदद करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और बड़े लोग भी इसी कारण से आगे बढ़ रही है। बड़े जो लीडर हैं उनके लिए कुछ अलग पैकेज लाइए, बात चल रही है। लेकिन देखिए, पैकेज के लिए क्या होता है, खुल के हम कुछ चीजें नहीं बता सकते, लेकिन अब बात तो हमारी चल रही है। बात सही है कि सुधांशु जी बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। हमारी बातचीत जब हमारे गृह मंत्री के जबान में उनका नाम है, जिससे समझ में आता है कि वो कितने डीप उसकी स्टडी करके बैठे हैं और उस पर कार्य कर रहे हैं, तो जरूर ये भी
वो भी चाहते होंगे कि, और हमारे केंद्रीय गृह मंत्री भी जरूर चाहेंगे कि ऐसे बड़े निर्णय सरेंडर करें तो और आगे जल्दी कार्य होगा। तो हमारा टारगेट एकदम स्पष्ट है कि आइए सरेंडर करिए, वरना जो गोली का जो आप हमारे से गोली से खाने के लिए आप हमारे जवान ठीक है, और इसीलिए करो या मरो का नारा दिया गया है, समर्पण करो या फिर मरो। लेकिन कुछ चीजें हैं जो कि टॉप लीडर के स्तर पर सुलझाई जा सकती हैं, उस पर भी काम करने की जरूरत है और हम उम्मीद यही करते हैं कि सारी चीजें जल्दी सॉर्ट आउट हो जाए और जो लक्ष्य मार्च का है वो काफी पहले पूरा हो जाए, क्योंकि दोनों पक्ष 2 कदम इधर से आगे बढ़ेंगे और 2 कदम उधर से आगे बढ़ेंगे, तभी ये नक्सल की समस्या यहां से खत्म होगी। इसी उम्मीद के साथ इस चर्चा को यहीं खत्म करेंगे। इस चर्चा में हमारे साथ रवि गवलानी जी जुड़े, उनका बहुत धन्यवाद। तौकीर रजा जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। और शुभ्रांशु चौधरी जी हमारे साथ अपने कीमती समय के साथ बने रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।